Hello kids, this is electric current through conductor numerical part. Okay. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज कि कौन से बेसिक फॉर्मूलेज हैं जिसपे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं. तो देखो द फर्स्ट फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. I इक्वल टू क्यू अपॉन टी. यहाँ पे क्यू क्या है? चार्ज है. क्यू क्या है? चार्ज है. बट अगर आपको चार्ज कैलकुलेट नहीं करना है क्वेश्चन में, जस्ट एग्जांपल आपको गिवन है कि जो करंट है वो 4 एम्पियर है और वो 2 सेकंड में किसी सर्किट में फ्लो हो रही है एंड यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हाउ कैन यू कैलकुलेट? यहाँ पे आप क्यू की जगह क्या पुटअप करोगे? एन. तो ये जो फॉर्मूला है इन दिस फॉर्म ये सेट हो जाएगा. आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी. ओके. तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. तो आइदर यू कैन यूज क्यू अपॉन टी और यू कैन यूज एन ई अपॉन टी. ओके. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आई इंटू टी और यू कैन डिवाइड बाई ई. ई का वैल्यू यू ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 9. ओके. तो ई का वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ये था फर्स्ट फॉर्मूला. द सेकेंड फॉर्मूला इज अबाउट करंट डेंसिटी. ओके. तो जो करंट डेंसिटी है उसको हम जे से डिनोट करते हैं. ठीक है. द फॉर्मूला इज करंट अपॉन एरिया. ओके. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और ये एरिया है. मतलब 80% केस में यहाँ पे मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर, बट इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर लेना है. बिकॉज ऑफ इस सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. एंड इन द मोस्ट ऑफ केसेस हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? हम वायर के लिए सॉल्व करेंगे. तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया पाई आर स्क्वायर. तो आइदर इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर आई अपॉन ए और 90% केस के अंदर आपको वायर के लिए ही सॉल्व करना होगा एंड यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके. द थर्ड फॉर्मूला इज वी डी इक्वल टू जे अपॉन ए. What is VD? VD is the drift velocity. Okay? तो ये हम लोगों ने लेक्चर्स में स्टार्टिंग में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी का ABCD डिस्कस किया था तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जब भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई की हो तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है J अपॉन एन ई एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूलेज आपको हमेशा याद होने चाहिए. एक तो J अपॉन एन ई एंड द सेकंड वन इज दिस. ठीक है. E कैपिटल E टो डिवाइडेड बाय M. ओके. व्हाट इज E? E is the charge on electron. What is capital E? Is the electric field. Tau is the relaxation time and M is the mass on the electron. तो कोई भी फॉर्मूला दोनों में से आप यहाँ पे यूज करेंगे. अब आपको इधर से ही करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. VD का वैल्यू पुटअप किया JE E कैपिटल E टो डिवाइडेड बाय M. तो इस तरीके से भी फिर आगे हम करंट डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बस यू हैव टू फाइंड द रिलेशन. यहाँ पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में रिलेशन है. यहाँ पे क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है. और यहाँ पर क्या है? करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिलेशन है. अब आते हैं रेजिस्टेंस पे. ठीक है. ये बेसिक फॉर्मूलाज डिस्कस किए. रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ऑफ कोर्स उसका फॉर्मूला वी नो कि R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज फॉर सीरीज कनेक्शन. और पैरेलल के लिए क्या हो जाता है? 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. मतलब जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको यू कैन सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट. ओके. अब आते हैं बेसिक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे. तो दैट इज रो L अपॉन ए. ओके. व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी. ओके. रो एक टर्म आप लोगों ने ये भी पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, डेंसिटी. बट यहाँ पे जो रो है वो क्या है? रेजिस्टिविटी है. तो इन केस अगर आपको रेजिस्टेंस और लेंथ के अंदर या एरिया में कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है तो यू कैन दिस. ठीक है. और एरिया की वैल्यू ऑफ कोर्स जैसे यहाँ पे पुट की थी अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली एरिया की वैल्यू नहीं गिवन है. अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है कि R इज प्रपोर्शनल, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू A बिकॉज फॉर्मूला इज R इक्वल टू रो L अपॉन A. बट नीचे वाले फॉर्मूले में देखोगे कि अच्छा यहाँ तो लिखा है R इनवर्सली प्रपोर्शनल टू A स्क्वायर. तो देखो ये केस कैसे हुआ? तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जे. एक चीज ध्यान रखना. ठीक है. टेक्स्ट बुक पे इस पे एक ही न्यूमेरिकल है बट नीट एंड जे के लिए दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक फंडामेंटल इतना सा है कि अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया, अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे. ठीक है. अगर आपने किसी वायर को स्ट्रेच किया तो जो उसका एरिया है, तो रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन होता है, तब क्या होता है जो आर है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/a² के, अगर स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन है। तो देखो अगर किसी क्वेश्चन में स्ट्रेचिंग नहीं है, आपको सिंपल रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या कोई भी टर्म यूज करनी है। बट अगर वायर स्ट्रेच कर दिया तो फॉर्मूला विल बी चेंज, वहां पे क्या हो जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a²। अब देखो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे रो को कई बार हमने रेजिस्टिविटी बोला है, और एक टर्म और है रो को हम डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे रो को डेंसिटी भी बोल सकते हैं और यहाँ पे डी भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मैंने सिंपल सा डेंसिटी का फॉर्मूला क्यों लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि देखो बेटा होता क्या है कि जो ये डेंसिटी और ये मास है, दो टर्म है ना, डेंसिटी और ये मास, ये कई बार साथ साथ में चलते हैं। तो फॉर्मूले में हो सकता है डेंसिटी है बट क्वेश्चन में मास हो, तो आपको डेंसिटी को मास में कैसे चेंज करना है और मास को डेंसिटी में कैसे चेंज करना है, ये ऑफ कोर्स आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन चेंज इट। क्लियर है? तो ये एक हमने डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट किया। जब हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी एप्लीकेशंस आपको इम्प्लीमेंटेशन अपने आप समझ आ जाएगा। एंड देन इसके बाद एक और फॉर्मूला है कि अगर आपको मैक्सिमम करंट चाहिए, किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, NR/M। अब सोचोगे कि ठीक है ये तो ठीक है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो हमने सर्किट में कनेक्ट किया था। ओके, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की होगी ऑफ कोर्स उन्हें ये न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। बट व्हाट इज N, व्हाट इज M, और ये यहाँ पे हमने क्यों कनेक्ट किया है। बेटा देखो कई बार ऐसा होता है कि जो हमें बैटरीज है ना, मतलब क्वेश्चंस इस टाइप के आ जाते हैं कि आपको बैटरीज है वो रोज में कनेक्ट करनी है, कॉलम्स में कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम करंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट वी विल यूज NR/M। आपको कुछ बुक्स में मे भी हो सकता है MR/N मिल जाए, बट वो रो और कॉलम का डिफरेंस होगा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ऊपर सेल वाला आएगा और नीचे रो वाला आएगा, ठीक है, रोज और सेल जो जैसे ब्लॉक्स बनते हैं इन द सेम वे। ओके, तो NR/M, व्हाट इज M इज रो एंड द व्हाट इज N इज द सेल, जो नंबर ऑफ सेल्स है उसको हमने कंसीडर किया है। व्हाट इज स्मॉल m, नंबर ऑफ रोज। ओके, तो लेट्स सी V इक्वल टू IR, बट EMF है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा, और V का फॉर्मूला लिखेंगे तो दैट विल बी IR। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला जब टॉपिक डिस्कस किया था उसमें ये बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। ओके, एंड ऑफ कोर्स एक थर्ड फॉर्मूला इज V इक्वल टू E-IR। अब करना क्या होता है बेटा कि जैसे आप यहाँ पे अगर इसी से करंट कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, E/R+R, और यहाँ पे करंट कैलकुलेट करते हो तो क्या मिलेगा, V/R। आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में डिस्कस सॉल्व करोगे आपको करंट का वैल्यू इक्वल मिलेगा। ओके, करंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको ये E गिवन होता है और V कैलकुलेट करना होता है, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों को इक्वेट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैलकुलेट दिस। ओके, so now let's start the numerical. Of course numerical part is very important, so I hope so आप लोगों को सभी को ये numericals ध्यान से देखने हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे भी। तो देखिए यहाँ पे you are given 4 bulbs of 25 watt, 40 watt, 60 watt, 100 watt of power। तो पावर गिवन है, ठीक है, 4 बल्ब गिवन है, एक की पावर है 25 watt, द सेकंड की है 40 watt, द थर्ड वन इज 60 watt एंड द फोर्थ वन इज 100 watt। ओके, एंड इसके बाद वोल्टेज गिवन है दैट ऑल आर वर्किंग ऑन 230 वोल्ट। Which of them has the lowest resistance? तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर लोएस्ट है तो ऑफकोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पावर एंड द रेजिस्टेंस, द फॉर्मूला इज V²/R, है ना। P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, या फिर क्या होता है I²R होता है, या फिर क्या होता है V²/R होता है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज है, अगर आपको आते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो इस फॉर्मूले से आई कैन सी कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जितनी ज्यादा पावर है ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। अगर पावर ज्यादा होगी, पावर इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 25, 40,
60 वॉट 100 वॉट। तो डी ऑप्शन इज राइट बिकॉज डी के पास सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसका वॉटेज ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है। ओके, नाउ कम टू द सेकंड न्यूमेरिकल, which of the following is a ohmic resistance। तो ohmic कंडक्टर। अब ओम ने क्या लॉ दिया था, वोल्टेज इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, तो कौन सा ऐसा है कि जो ओमिक कंडक्टर है? द फर्स्ट वन इज ट्रांजिस्टर, द सेकंड वन इज वैक्यूम, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड द फोर्थ वन इज निक्रोम वायर। ओके, तो नाउ वी कैन सी कि जो यहाँ पे निक्रोम वायर है दैट इज द ओमिक कंडक्टर। ओके, अ रियोस्टेट इज यूज्ड टू कंटिन्यूअसली चेंज द रेजिस्टेंस। रियोस्टेट का यूज क्यों करते हैं? रेजिस्टेंस को कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए और उसके बाद जिसके थ्रू करंट अल्टर होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इज राइट। and the wire of length, the next one is the wire of length and resistance R is stretched। okay, अब देखो ये stretch वाला क्वेश्चन आ गया। okay, and so that radius of cross section is half, what is the new resistance? तो देखो this kind of formula हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। बेसिकली हम लोग फॉर्मूला लेते हैं R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बट हियर वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है हमने, रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया है। तो अभी क्या होगा, जो R है उसका उसमें क्या चेंज हो जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अभी हमने क्या किया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो दैट इट्स रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज हाफ। तो वी नो कि जैसे ही स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन आया हमने फॉर्मूला लिखा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, बट इसके अंदर भी क्या किया है, रेडियस को हाफ किया है। तो एरिया की वैल्यू पुटअप करनी होगी पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर किया। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो पाई आर 4। ओके, एंड रेडियस को हाफ किया है। अब वैल्यू पुटअप करते हैं तो आर का वैल्यू क्या है, 1/2, हाफ कर दिया प्रीवियस वन से, एंड इट इज द फोर्थ ऑफ पावर। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया देन 1 अपॉन पाई एंड देन 1 अपॉन 60। ओके, तो ये 16 गया ऊपर। ओके, तो हम जैसे इसे कंपेयर करेंगे, मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस वन से 16 टाइम ज्यादा होगा, तो ऑप्शन विल बी 16। ओके, masses of 3 pieces of wire made of same metal are in the ratio of। तो कोई भी वायर है, मेटल का रेशियो गिवन है मास के साथ में, तो दैट इज द 1, 3, 5 एंड लेंथ का रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ 5, 3 एंड 1, the ratio of the resistance, and you have to calculate the ratio of the resistance। तो देखो resistance है, length है, तो formula we can use rho L upon it। बट एज आई टोल्ड यू कि बेटा जो ये मास और डेंसिटी है ना, ये मास और ये डेंसिटी ये साथ साथ में चलते हैं। तो एयर इज रो इज द रेजिस्टिविटी, तो अब हमें कुछ तो डेंसिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे क्या चाहिए, इसको मास की फॉर्म में कैसे मैं चेंज करूं, क्योंकि डेंसिटी भी नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास रो एल अपॉन ए है, मैं इसको वॉल्यूम में चेंज कर सकती हूँ क्या? अगर मैंने वॉल्यूम में चेंज कर दिया तो मेरे पास मास भी आ जाएगा और लेंथ भी रह जाएगी। ओके, तो व्हाट आई गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे लेंथ का ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मेरे पास बचा रो एल स्क्वायर एंड एरिया मल्टीप्लाई लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो दैट्स वेरी गुड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है, वॉल्यूम की जगह रखा है, यहाँ पे मास आया और ऊपर आया डेंसिटी। तो मुझे तो क्या चाहिए था, केवल डेंसिटी का किसमें रिलेशन चाहिए था, मास में और लेंथ में। तो अब मेरे पास मास भी है, लेंथ भी है, तो मैं प्रोपोर्शनल साइन लगाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स तो कांस्टेंट रहेंगी ना, केवल जो रेशियो किसमें हमने चेंज किया है, केवल लेंथ में और मासेस में। तो ये हुआ एल स्क्वायर अपॉन एम। तो इस तरीके से मैंने कुछ चेंजेस किए एंड आई गॉट इन दिस फॉर्म। अगर मैं कंफ्यूज हो जाती एरिया देख के कि मेरे पास मास नहीं है, मेरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, उसी में ही कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल चेंज इनटू दिस फॉर्म। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर नीट एंड जेई पर्पस, क्योंकि वहां पे आपको क्या होंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, इवन फॉर द सीईटी
I will give this numerical to the 5 star. Please do this numerical carefully. Okay, तो R is directly proportional to L square by M. अब ये हम लोग लेंथ देखते हैं, लेंथ निकालते हैं, लेंथ का कितना स्क्वायर आएगा, तो इन दिस वे वी कैन डू दिस. तो दैट इज द L square is the 5 square divided by M is the 1. एंड इन द सेम वे ये हो गया 3 3 9 3 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू रखा 3 तीनों का मेटल्स के लिए. एंड देन यहाँ पे एल स्क्वायर क्या है 1 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड देन मास का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 5. ओके, तो नाउ लेट्स डू इट. अब इसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं यहाँ पे करती हूँ नेक्स्ट पार्ट एक चेंज कर देती हूँ, बाय थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियरली दिख जाएगा. तो ये 5 5 का स्क्वायर तो हुआ 25 डिवाइडेड बाय 1. अभी आगे आया 3 3 9 और डिवाइडेड बाय 3 है, तो फिर ये एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे भी आ गया 1. ओके, एंड देन आगे सॉल्व किया तो ये क्या आया यहाँ पे 1/5. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ये लाइन थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बाय मिस्टेक आ गई. तो अब इसको जब हम एलसीएम सॉल्व करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125 5 3 50 एंड देन 1. तो लेट्स सी कि ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है. 125 50 एंड 1, तो दैट्स विल बी राइट आंसर. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या गिवन है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ ईएमएफ. तो हमें यहाँ पे ईएमएफ का वैल्यू गिवन है दैट इज 2 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है 2.1 ओम. इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 0.9 ओम, मतलब जो कैपिटल आर का वैल्यू है दैट इज 0.9 ओम. ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस द सेल बी. तो हमें क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है. तो ऑफकोर्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सर्किट डिजाइन करेंगे. तो इस तरीके का कोई सर्किट होगा जिसमें कैपिटल आर है दैट इज 0.9 ओम और यहाँ पे हमने ईएमएफ लगाया दैट इज 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया दैट इज 0.1 ओम एंड देन ये सर्किट कंप्लीट हो गया. अब द क्वेश्चन इज कि हमारे पास ईएमएफ का वैल्यू है और हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना है. तो इट्स वेरी इजी, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, दोनों तरफ आई का फॉर्मूला लिखना है. तो आई क्या होगा, ई अपॉन आर प्लस आर. सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज करेंगे एंड द सेकेंड फॉर्मूला वी विल यूज आई इक्वल टू वी अपॉन आर. अब देखो आपके पास ई है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और आपके पास वी नहीं है, बट आई एंड आर को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो. कैपिटल आर इज 0.9, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी. तो ये दोनों फार्मूलाज यूज करेंगे. सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, आई का वैल्यू निकालते हैं. ई का वैल्यू कितना है, ईएमएफ का वैल्यू 2 वोल्ट एंड कैपिटल आर इज 0.9, स्मॉल आर इज 0.1. तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला, 1 ओम. तो मतलब जो करंट का वैल्यू है दैट इज 2 एम्पियर. ओके, अभी हमें यहाँ से क्या सॉल्व करना है, वोल्टेज V इक्वल टू आई आर. द करंट इज 2 एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.9 ओम. ओके, तो 9 to the 18 then we will get 1.84. तो B ऑप्शन विल बी राइट. अगेन आई एम यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मैं 5 स्टार दे रही हूँ क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए. ओके, अब इस पे आते हैं. 100 सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर अरेंज्ड सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट इन अ 25 ओम रेजिस्टेंस. Each row contains equal number of cells. The number of rows should be. तो देखो कभी भी इस टाइप का रिलेशन हो ना, जहाँ पे आपको रोज के अंदर और कॉलम्स के अंदर रिलेशन कैलकुलेट करना हो, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको एक फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है. किसका, मैक्सिमम करंट का. तो कहीं पे भी अगर आपको, जहाँ पे आपको रोज कनेक्ट करने हैं, कॉलम्स कनेक्ट करने हैं और मैक्सिमम करंट निकालनी है, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, it's equal to R equal to NR by M. Okay, what is N? N is the column and what is the M? M is the row. Okay, तो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा कि ये फॉर्मूला तो होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट कितना है. अब इसने क्या बोला है कि आपको 100 सेल्स यूज करने हैं. तो इस तरीके का कोई 100 सेल्स हमने यूज किए जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है. ओके, तो इसके साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम लगाया.
ओके और 100 सेल्स का ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट है, दैट इज 14, टोटली फाइन। तो ये अब टोटल नंबर है ना 100 नंबर है, बट हम इसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे रोज में और कॉलम में, कितने नंबर ऑफ रोज होंगी और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे, वी डोंट नो किस तरीके से कनेक्ट करें। बट उसने बताया कि हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, और मैक्सिमम करंट के लिए हमें ये रिलेशन को यूज करना है। तो लेट्स सी वी आर गोइंग टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। तो ये भी न्यूमेरिकल हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसमें क्या सॉल्व करना है हमें, ईच रो contains equal number of cells, that is totally fine, the number of rows should be। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो फर्स्ट 100 नंबर ऑफ सेल्स है, तो एक रिलेशन तो ये फाइंड आउट किया कि जब भी हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा 100, यहाँ से रोज ली यहाँ से कॉलम लिए, m इंटू एन विल बी 100। तो ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब सेकंड सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से r इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एम। ओके तो अब देखो यहाँ पे जो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 25 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम। अब हमारी एक इक्वेशन और बन जाएगी, हमने यहाँ पे कैपिटल R का वैल्यू रखा, n बाई एम का वैल्यू तो है ही नहीं, वो हमें सॉल्व करना है, और स्मॉल r का वैल्यू भी कितना है 1 ओम है। तो हमारे पास यहाँ से n बाई एम कितना आया 25। This is the second equation. Now the question is very easy to solve it. We have two equation और इसके थ्रू हमें m and n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो ये कितनी आई 25 m। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने m को यूज किया, n को यूज किया, दैट इज 25 m इक्वल टू 100। तो 25 m स्क्वायर 100, ओके तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली 100 बाई 25, m स्क्वायर इज 4, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गई 2। ओके तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई, और इन द सेम वे यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 डिवाइड में जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 50। यहाँ पे हमें केवल नंबर ऑफ रोज ही कैलकुलेट करनी थी, तो वी गॉट इट, ए ऑप्शन विल बी राइट। कितनी नंबर ऑफ रोज होगी 2 नंबर ऑफ रोज। तो केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि मैक्सिमम करंट के लिए हमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, ओके। एंड द सेकंड इज की 100 सेल्स है, तो ऑफ कोर्स उसका m एंड n का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 100 होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसपे बेस्ड आपको नीट एंड जेई के अंदर न्यूमेरिकल मिलेंगे, एंड ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम की बुक में है, तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 ड्राई सेल्स ईच ऑफ वोल्टेज 1.5 वोल्ट, ओके सबके पास कितना है 1.5 वोल्ट है। बट अब देखते हैं डायरेक्शन कैसी है, ठीक है, हमें ओवरऑल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सेम -2 प्लस है, बट यहाँ पे देखो इसके अंदर ना डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, फिर अगेन बाकी सारे सेम डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, जो सेम डायरेक्शन वाले हैं उनको तो ऐड कर लेंगे, ठीक है, 4 सेम डायरेक्शन के हैं और एक डिफरेंट डायरेक्शन का है, तो उसको क्या किया माइनस कर दिया। तो ये हो गया ओवरऑल वोल्टेज, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारे पास 3 + 3 6, 6 माइनस 1.5, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना आया 6 माइनस 1.5, दैट इज इक्वल टू 4.5। ओके नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल सर्किट तो काफी इजी सा है, दिख रहा है यहाँ पे कि 2 सर्किट्स हैं, रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर है 8 ओम का, द सेकंड वन इज 6 ओम। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, ओके। थर्ड रेजिस्टेंस, ओके बी पार्ट बाद में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल देखते ही हम यहाँ पे ओवरऑल वैल्यूज को देखते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस पार्ट। तो जो ओवरऑल वोल्टेज है दैट इज 5 वोल्ट। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 रेजिस्टेंस है, सिंपली सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे 8 + 6, ओके। तो 8 + 6 कितना हुआ 14 ओम, तो ये हुआ 14 ओम रेजिस्टेंस, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं I, तो I का फॉर्मूला क्या है V/R। तो वोल्टेज इज 5 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस इज 14 ओम। तो यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए मैं आगे लिख रही हूँ, जो करंट की वैल्यू है वो कितनी आई I = 5/14 एम्पियर।
अब देखो मुझे ये पता है कि सीरीज में करंट सेम रहेगी, तो यहाँ पे करंट तो कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाली। करंट यहाँ पे भी 5/14 है, यहाँ पे भी 5/14 है, क्योंकि सीरीज में क्या होती है, करंट सेम होती है। अब हमें यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ओके, अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस। सीरीज में वोल्टेज चेंज होती है, तो वोल्टेज यहाँ पे डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी। तो नाउ वी कैन सॉल्व इट। ए पार्ट, तो वी का फॉर्मूला क्या है, आई आर। करंट सेम है, करंट चेंज नहीं होगी, सीरीज कनेक्शन है, करंट सेम रहेगी, ओके। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, तो ये 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो 8 5 40 डिवाइडेड बाय 40 वोल्ट, ओके। अगर क्वेश्चन में होता कि आपको 6 ओम के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है? तो in this way we can calculate voltage across each resistance, okay। अगर पैरेलल कनेक्शन होता ना तो आपको करंट कैलकुलेट करनी होती, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट चेंज हो जाती है, ओके। तो थोड़ा सा इसीलिए डिफरेंट करके दे देते हैं और यहाँ पे ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सा कंसेप्ट इतना ध्यान रखो कि हमको क्या करना है, सबसे पहले ओवरऑल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एंड देन उसके बाद इंडिविजुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि मैं इंडिविजुअल वैल्यू किसकी कैलकुलेट करूंगी। ये सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज की इंडिविजुअल वैल्यू होगी, और अगर यही पैरेलल कनेक्शन होता तो करंट की इंडिविजुअल वैल्यू होगी। अगर इतना सा कंसेप्ट याद है तो यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल्स इन वेरी इजी वे, ओके। अब है इसके आगे बी पार्ट दिया है कि अ थर्ड रजिस्टर इज नाउ कनेक्टेड इन द पैरेलल विद 6 ओम रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरेलल के अंदर एक 6 ओम रेजिस्टेंस के आगे कोई भी एक रेजिस्टेंस है वो लगा देते हैं, बट उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन है। विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर इज लार्जर, स्मॉलर और द सेम एज बिफोर। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस को देखेंगे कि तो जो पैरेलल में लगाया है तो ऑफकोर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ओके। और तो उसके अक्रॉस करंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कंपैरेटिवली लार्जर मिलेगा। पैरेलल सर्किट है, दैट्स व्हाई, ओके। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने आज के न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट में किया। इन द सेकंड पार्ट वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर कितने न्यूमेरिकल है, 12 न्यूमेरिकल्स है। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। बट दीज न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बच्चे होते हैं कि जो सेकंड पार्ट तो कर लेते हैं बट उसके फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं। बट वो क्या होते हैं कि अगर एग्जाम में भले ही आपको 1-2 नंबर के मिले, बट वो कंसेप्ट उनके अंदर बहुत अच्छे होते हैं जो आपको नीट एंड जेई में हेल्प करते हैं। तो इनको लाइटली मत लीजिएगा, उनके फॉर्मूलाज को समझिएगा, उनको सॉल्व कीजिएगा। बिकॉज अगर रटिफिकेशन की तरफ जाओगे तो ऑफकोर्स बोर्ड के एग्जाम में कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी कई बार चेंज नहीं होती है। बट नीट जेई के लिए आपको वो बहुत डिफिकल्टी देगा। एंड ऑफकोर्स इन द लास्ट यू हैव टू क्लियर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओके। तो दैट्स वाई एक एक न्यूमेरिकल को समझ के कीजिएगा। बाय ऑल, विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर with the second with solve the following problems वाला part, okay। and how did you find this video, मुझे बताना आप लोगों को कैसा लगा, and then please like and subscribe it, okay। bye all।